एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। अब तक मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक प्रश्नों के उत्तर आपको करा दिया है। इस भाग पर प्रश्न क्रमांक 71 से लेकर 80 तक आपको प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूं। साथ में प्रश्नों को उत्तर को आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर टेलीग्राम का अपलोडेड है, वहां पर जाइए, उसको टैप कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जीव विज्ञान प्रश्न बैंक 2022-23 छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं उत्तर। प्रश्न क्रमांक 71 है। यहाँ पर संयोजी कड़ियाँ किस प्रकार विकास को प्रमाणित करती है। किस तरह से आपको इसका उत्तर करना है। जीवों के वर्गीकरण में समान गुण वाले जीवों को एक ही वर्ग में रखा गया है। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनमें दो वर्गों के गुण पाए जाते हैं। इन जंतुओं को संयोजक कड़ियाँ कहते हैं। तो इस तरह से आपको पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। जीवों के वर्गीकरण में समान गुण वाले जीव को एक ही वर्ग में रखा गया है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनको दो वर्गों के गुण पाए जाते हैं। इन जंतुओं को संयोजक कड़ियाँ कहते हैं। संयोजक कड़ियाँ जैव विकास को प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण आधार है। इनके माध्यम से विभिन्न जातियों और वर्गों की निश्चित वंशावली एवं पूर्वजों का ज्ञान उपलब्ध होता है। इसमें जैव विकास का क्रम और दिशा भी निर्धारित होती है। तो ये संयोजक कड़ी और उसको विकास को प्रमाणित करती है। तो ये रहा इसका उत्तर 71वां प्रश्न का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस उत्तर को याद करेंगे। उसके बाद है जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको परीक्षा पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% आने के चांसेस है। ये प्रश्न आपका सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनिटेंट इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दोनों में आपको डिफरेंसेस करना है। यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली है, यह जन्मजात उपस्थित होती है, यह जन्म के पश्चात व्यक्ति अर्जित करता है उपार्जित प्रतिरक्षा को, यह किसी भी प्रकार से रोग कारक शरीर में प्रविष्ट होने में सफल हो जाते हैं। शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले विशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान कर नष्ट कर दिया जाता है। उदाहरण की बात करें, त्वचा, श्लेष्मा झिल्लियाँ, आंसुओं में मौजूद रोगाणुरोधी पदार्थ, लार, भक्षकाणु कोशिकाएं आदि। इसका उदाहरण है बीटी कोशिकाएं। यह पूरक प्रतिरक्षी की तरह कार्य करती है, जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है। ये रहा आपका दोनों में इनिटेंट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंसेस। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन और एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन को आपको परिभाषित करना है। तो मत्स्य पालन एक ऐसा उद्योग है जो मछलियों के पालन पोषण, प्रजनन, पकड़ने और विपणन के लिए समर्पित है। मछली के अलावा अन्य जलीय जंतु जैसे कि झींगा, केकड़ा आदि भी इसमें सम्मिलित होती है। ये रहा आपका फिशरीज के बारे में। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का पालन और प्रजनन है। शहद अत्यधिक पोषक आहार है। इसका उपयोग कुछ औषधि बनाने में भी किया जाता है। मधुमक्खी की सबसे आम प्रजाति है एपिस इंडिका। तो ये रहा आपका मत्स्य पालन फिशरीज का, और ये रहा आपका मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर। बात करते हैं आपके 74वां प्रश्न। कंपोस्ट खाद मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। जैविक खाद के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर क्या होता है, बढ़ता है। जो जैविक खाद होता है, गोबर के द्वारा जो खाद तैयार किए जाते हैं या फिर सड़े गले पदार्थों को जिसका कंपोस्ट बनाया जाता है, तो इससे इसे आपका जैविक खाद कहते हैं। जिससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, मृदा को उपजाऊ बनी रहती है,
कंपोस्ट में आमतौर पर लगभग 2% नाइट्रोजन, 0.5% से 1% फास्फोरस, 2% पोटेशियम पाया जाता है। जैविक खाद सस्ती, टिकाऊ और निर्माण करने में आसानी होती है। इनके प्रयोग से मृदा में ह्यूमस की बढ़ोतरी होती है। मृदा की भौतिक दशा में क्या होता है, आपका सुधार होता है। तो ये रहा आपका कंपोस्ट खाद का मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तर। बात करते हैं आपके अनाजी पौधे N2 नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते, जबकि फलीदार पौधे ऐसा करते हैं। फलीदार कोशिकाओं की नाइट्रोजन आपूर्ति शक्ति को बढ़ाकर, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के भंडार को बढ़ाकर और मिट्टी के वायु संचारण को बढ़ाकर मिट्टी को उर्वरित करती है। फलियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधे हैं और वे सहजीवी जीवाणुओं के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फलीदार गांठों की जड़ों से काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिट्टी में स्रावित हो जाती है और फसल के अवशोषों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अनाज की तुलना में अधिक आसानी से ये टूट जाती है। तो ये रहा इसका उत्तर आपका, यहाँ से आप देखकर याद कर लेंगे। बहुत ही आपका ये सरल प्रश्न है। उसके बाद है आपका कृषि के क्षेत्र में आनुवांशिक अभियांत्रिकी का योगदान। तो कृषि क्षेत्र में उपयोग जीवाणु अथवा नीले हरे शैवाल से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीनों का अनाज वाली फसलों में स्थानांतरण करने हेतु प्रयोग जारी है, जिससे हमारी फसलें पर्यावरण से नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग कर सकेगी और हमें कृषि में कृत्रिम उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये तो पहला आपका योगदान। दूसरा योगदान है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा पौधों की नई एवं उच्च उत्पादन वाली प्रजातियों का विकास किया जाता है। इसकी सहायता से उच्च गुणवत्ता एवं प्रोटीन युक्त पौधे विकसित किए जा सकते हैं। ये रहा आनुवंशिक अभियांत्रिकी का कृषि में अनुप्रयोग। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम पर पूछे जा चुके प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर पर इसको देख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार एलेक्स जेफरी ने 1986 में किया। डीएनए की संरचना एवं आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है, जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उनके माता एवं पिता के डीएनए क्रम का संयोग होता है। इस तकनीक के द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। इस तकनीक द्वारा कपड़े पर प्राप्त रक्त के धब्बे भले वर्षों पुराने हो की सहायता से अपराधी की पहचान भी की जा सकती है। रहा आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में उत्तर, इम्पोर्टेंस सहित आपका। तो ये रहा आपका 77वां प्रश्न का उत्तर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में उत्तर। बात करते हैं आपके जीएम जेनेटिक मॉडिफाई पौधे के आपके उद्देश्य बताना है या इसी को लाभ कहा जाता है। जीएम फसलें फसली पौधों में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती है। क्या करती है? वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती है। ट्रांसजेनिक द्वारा जीएम पौधों में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है। ये फसलें बाद में उस प्रोटीन का उत्पादन करती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा है इसका, इनमें विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले पौधों का संश्लेषण होता है। चौथा है, इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है। तो पहला आपका फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती है। ट्रांसजेनिक द्वारा जीएम पौधों में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है। इनमें विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले पौधों का संश्लेषण होता है। इन फसलों में पूर्व जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है। तो यह जीएम फसलों की लाभ आप बता सकते हैं। जूस्पोर्स और गैमेट्स या जूस्पोर्स जाइगोट में आपको अंतर बताना है। जूस्पोर्स और युग्मनज में अंतर क्या है? जूस्पोर एंड युग्मनज जाइगोट। तो ये जूस्पोर क्या होता है? अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना होता है।
अलैंगिक जनन जूस्पोर में होता है, युग्मनज में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है आपका। ये प्राय अगुणित होता है, ये द्विगुणित होता है। ये आपका जूस्पोर होता है अगुणित होता है, युग्मनज जाइगोट द्विगुणित होता है। जूस्पोर में एक ही जनक के लक्षण होते हैं। चूंकि नर व मादा युग्मकों के संलयन से बनता है, अतः दो जनकों के लक्षण इसमें पाया जाता है जाइगोट में। या चल होते हैं, सिलिया या कसाभिका पाए जाते हैं जो तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये चल होते हैं, सिलिया या कसाभिका पाए जाते हैं जो तैरने में क्या करते हैं, इसको मदद करते हैं। ये प्राय अचल होते हैं। तो ये जाइगोट और ये जूस्पोर का अंतर। बात करते हैं आपका 80वां प्रश्न, 80 क्वेश्चन का आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में आपको अंतर बताना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंसेस। तो फर्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के प्रजनन केवल एक पूर्वज में पाए जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पूर्वज में पाया जाता है। इस प्रकार का प्रजनन नर एवं माता एवं पिता दोनों के द्वारा होता है। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा शरीर या एक कोशिका प्रजनन इकाई का कार्य करती, पूरा शरीर या कोशिका का एक भाग प्रजनन इकाई का कार्य करता है। प्रजनन इकाई का निर्माण विशेष प्रकार की ऊतकों में पाया जाता है। इस प्रजनन की इकाई को युग्मक कहते हैं। उसके बाद संतति में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होती, ये अपने माता पिता के समान ही दिखाई देते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतति माता पिता से क्या होता है, आपका अलग दिखाई देता है। समसूत्री विभाजन होता है इसमें। युग्मक के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन, युग्मनज के विभाजन में समसूत्री विभाजन होता है। युग्मक के निर्माण में आपका अर्धसूत्री विभाजन और युग्मनज के निर्माण में आपका समसूत्री विभाजन होता है। विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैंने 5 डिफरेंसेस बताए हैं, तो पूरे 5 डिफरेंस को आप याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जूस्पोर, जाइगोट, वो वाले भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको रिवाइज कर लेना है। अब तक के आपके 6 पार्ट आ चुके हैं, 7वां पार्ट आपका बहुत ही जल्द आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।